आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं। और जैसा कि रोजाना हम बात सेहत से जुड़ी इश्यूज पर हम करते हैं, आज की अगर हम बात करें तो दो खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे। रोजाना की तरह आज भी हमने दो डॉक्टर्स को ही सिर्फ मदऊ किया है ताकि हमें आपकी फिक्र है, और इसलिए आपको ये करना है कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी जो परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं। चूंकि हम ये जान रहे हैं कि कोरोना का जो दबदबा है वो बरकरार है। हालांकि केसेस पहले 2 दिन पहले तक कम आ रहे थे, लेकिन 2 दिन से कोरोना के केसेस में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। एक रियासत ऐसी है, मैं बात करना चाह रही हूँ केरल की, जहां पर कोरोना की रफ्तार जो है बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, आप अगर लापरवाही अभी बरत रहे हो तो प्लीज लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। दोबारा से तकरीबन 20,000 से ज्यादा मामले 2 दिन के बाद मंजर आम पर आ चुके हैं। अभी अगर आज की हम बात करें तो तकरीबन 46,164 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं। 2 दिन पहले इनकी तादाद बहुत कम हुआ करती थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है या फिर सरकारों से हुई है। और गलती हमारी अगर हम बात करेंगे तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम देखते हैं कि आवाम जो है SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, तसाहुली का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं अगर अमवात की हम बात करेंगे तो 607 अमवात आज कोरोना से हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी कुर्सी की पेटी अगर कह लीजिए नहीं बांधी तो वक्त जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। और दूसरी लहर को हमने देखा था कि कितनी खतरनाक वो लहर थी और किस तरह से अफरा तफरी का आलम मच गया था और सांसों के लिए भी लड़ाई चल रही थी। 2 खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़्यादा मैं बात नहीं करूं क्योंकि आप भी डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं और उनसे मशवरे लेना चाहते हैं। तो 2 डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें मैं मुतारिफ कराती हूँ। डॉक्टर मोहसिन वली साहब जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल के। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम हमें वक्त देने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर अदनान रफ़ीक साहब जो कि कंसल्टेंट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और पेट्रोलॉजिस्ट भी हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में चलती रहेगी जिंदगी जिसका नाम है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि एक तरफ कोरोना, डॉक्टर वली साहब मैं आपके पास पहले आऊं इस सवाल के साथ कि कोरोना के केसेस 2 दिनों के बाद ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा दिन है कि भारी तादाद कोरोना की केसेस की दिखाई दे रही है। और ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार स्कूलों को खोलने की एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं। 1 सितंबर से मुख्तलिफ ऐसे स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में स्कूल खुल जाएंगे। आपका नजरिया क्या है? एक तरफ कोरोना फिर से बढ़ रहा है, उसकी केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल के दरवाजे खोलने की बात हो रही है। मेरा बिल्कुल नजरिया वही है जो आपका है। और नजरिया ये है कि जब हम स्कूल खोलने की बात करते हैं तो ये बच्चों के एक्सपोजर से मुताल्लिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इसमें कंजर्वेटिव होना चाहिए। अभी हम 3rd वेव की बात भी कर रहे हैं। अभी नीति आयोग की भी कल एक एडवाइजरी आई है कि बहुत ज्यादा केस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर डे के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी फिगर दी है। और हमारे पास अभी बच्चों का टीका सितंबर के बीच में या लास्ट तक आएगा। तो हमारे बच्चे इस वक्त विदाउट वैक्सीनेशन स्कूल जाए, मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स नहीं करूंगा। हालांकि बहुत सी स्टेट्स में बच्चों के स्कूल खोले गए। सबसे पहले आपको याद होगा पंजाब में खोले गए थे, वहां लुधियाना में पहले दूसरे दिन ही बच्चों को इन्फेक्शन हो गया था और 6-7 दिन के बाद पॉजिटिविटी पाई गई थी स्कूल में और अच्छी तादाद में। ये तो पंजाब और लुधियाना की बात है। अभी हाल फिलहाल ही में आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहेंगे मोहसिन वली साहब। आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश की आज ही खबर न्यूज़ 18 उर्दू दिखा रहा था कि आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु रियासत है, स्कूल खुलने के बाद बहुत सारे बच्चे कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं। जी, और इसमें एक बहुत जो अहम पहलू है वो ये है पेरेंट्स की कंसेंट ली जा रही है। तो पेरेंट की कंसेंट, कोई भी, मैं तो कहूंगा समझदार पेरेंट कंसेंट नहीं देंगे इस बात के लिए जब तक कि उनके बच्चे को वैक्सीनेशन ना हो या वो इस बात के लिए 100% श्योर ना हो कि स्कूल का सारा स्टाफ वैक्सीनेट हो गया है। तो ऐसे माहौल में बच्चों का एक्सपोजर जो है, और बीच बीच में ये कहा गया था कि स्कूल बच्चे जो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं कम तादाद में, और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह अगर उनको करने हैं तो जा सकते हैं। सो इस वजह से तो अभी मैं नहीं समझता
कि उनको स्कूल जाने की जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, स्कूलों की भी चिंता, पेरेंट्स की भी चिंता, बच्चों की चिंता अपनी अपनी जगह है। उनको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, उनका इंटरेक्शन कहा जा सकता है ये सही वक्त नहीं मिल रहा है, सही वक्त नहीं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, लिहाजा इस जानिब सोचने की और बहुत ही मोहतात रहकर सोचने की ज़रूरत है। मैं आपके पास लौटूंगी वली साहब। डॉक्टर अदनान रफ़ीक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि कोरोना के हालात जो है पिछले 2 दिन में ज़्यादा बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फील्ड की मैं अगर बात करूँ तो कोरोना के केसेस ने क्या आपके फील्ड के केसेस को मज़ीद बढ़ाया है? कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आप लोगों को मिले देखने को? नहीं, देखिए एक्चुअली जो हमारे गैस्ट्रो के रिलेटेड जो है ज्यादातर, एक तो हो गया वैक्सीन रिलेटेड, एक हो गया जो परसी जो कोरोना है वो कॉज कर, वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो एक प्रेजेंटेशन जो होती है इसकी कोरोना की, वो होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस या लॉस ऑफ स्मेल। मतलब जो पेशेंट्स हमने देखे जैसे जिनको गैस्ट्रो लूज मोशन जिसको बोलते हैं, डायरिया, वो बहुत कॉमन है कुछ लोगों में। वोमिट, ये जो कोरोना है एक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। और हमारे पास पेशेंट्स जो गैस्ट्रो और लीवर के ही आते हैं। लीवर के जो है कि पेशेंट को लीवर एंजाइम बढ़ता है, या लॉन्ग स्टैंडिंग जो पेशेंट्स होते हैं, जब कोरोना जो सेटल हो जाता है तो इनमें हम डिसमोटिलिटी, जैसे जो स्टोमक है उसका हैवीनेस, भारीपन हो जाना, कुछ लोगों में या तो परसी कोरोना की वजह से लूज मोशन होना, या वो जो एंटीबायोटिक्स, हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसको हम मतलब बोलते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, वो भी एक कॉमन चीज होती है। तो ये हमारे पास, और जो जैसे कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों में फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ज्यादातर ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं जो ये लीवर के रिलेटेड जो उनको इश्यूज होते हैं, जैसे लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है विद टाइम। ये सब तफसील से आपसे हम जानेंगे इस पूरी जानकारी को, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है। एक बार फिर से आपको कांटेक्ट करने की और आपको फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, आवाज सही नहीं आ रही है। मोहसिन वली साहब, मैं आपके पास आऊं क्योंकि आपने भी वही तशवीश जताई जो आज के मौजूदा वक्त के वालिदैन तशवीश जता रहे हैं। अब जो तशवीशात हैं और केसेस को देखते हुए क्या लगता है कि गवर्नमेंट, सरकारें जो फैसला ले चुकी हैं उनमें कुछ रद्दोबदल करेंगी? नहीं, मैं तो सरकारों को कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पेरेंट्स भेजेंगे ही नहीं। नहीं, जो हालात है ना, जो हालात देखिए, सरकार का ये होता है कि वो देख रही होती है, नजर उनकी बनी हुई होती है मौजूदा हालात क्या है। तो क्या ऐसा है कि या फिर ऐसा माना जाए कि इम्कान है कि हो सकता है सरकार को अगर लगता है कि भाई अब तो केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर से एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा अभी देखने में आ जाएगा। जो मैंने कॉन्सेंट की बात की है। कंसेंट का मतलब ये है पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो जब पेरेंट्स भेजेंगे तो पहले दिन ही पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं, कल ही की WHO की जो एडवाइजरी है, जो आज बहुत से चैनल्स पे दिखाया भी गया है कि WHO ने कहा है कि इंडिया से जाने वाला नहीं है कोरोना। कोरोना एंडेमिक बन जाएगा। एंडेमिक माने दाखिल हो जाएगा हमारे देश में। बच्चों में तो बात की बात है, बड़ों में दाखिल होगा। और इसकी बिल्कुल ऐसी मिसाल होगी जैसे HIV की है। तो वैसे हालात में जब हमको एंडेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज्यादा तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अभी बच्चों का नहीं शुरू हुआ है। मेरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें ये है कि बच्चों का वैक्सीनेशन अगर शुरू हो जाएगा, और उसमें भी देखिए एडवाइजरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो बच्चे हाई रिस्क हैं पहले उनको लगेगा, तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको लगाएंगे, फिर हमारे आम बच्चों को लगेगा। तो ये कैसे लगेगा, किस स्पीड से लगेगा, और उस वक्त बच्चों को जब टीका लगेगा तो पेरेंट्स की क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या रिजर्वेशंस होंगे, वो सब फैक्टर्स आएंगे। मेरा इस वक्त कहने की मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा कहीं जल्दी ना हो जाए। और आपने अभी एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि सीट बेल्ट हमको टाइट रखनी है। और सीट बेल्ट जब हम टाइट रखते हैं, हम जो सावधान मरीज होते हैं, जो सावधान पैसेंजर होते हैं, वो अपनी फ्लाइट के दौरान भी सीट बेल्ट ढीली नहीं करते हैं, हालांकि उनको ऑप्शन होता है सीट बेल्ट ढीली करने का। तो मेरा अभी आपकी जो मिसाल है उसी से मैं क्यों लेके ये समझाना चाहूंगा
जो देखने वाले हैं इस प्रोग्राम को, उनको कि अभी हमें सीट बेल्ट अपनी टाइट रखनी लेकिन है। मोहसिन वली और बार-बार साहब, उस वक्त अफसोस होता है जब इतने सारे जागरूकता के प्रोग्राम, बेदारी के प्रोग्राम किए जाते हों, और जब आप बाजार में निकलें तो वहां लगता है कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं, तसाहुली। जाहिर सी बात है, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट से मिलना आपको होता होगा, तो आपको भी अफसोस होता होगा कि डॉक्टरों और तमाम प्लेटफॉर्म्स की तरफ से समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आते हमारी आवाम। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं फॉलो करते एसओपीज को। देखिए, इसके लिए मैं इस बात को समझता हूँ कि वो साहब की बात 100% ठीक है, हमें सीरियस रहना है, लेकिन कहीं माहौल में उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो शायद कोरोना खत्म हो गया। ये गलती, हाँ, ये गलती हमने पिछली बार की थी, सेकेंड वेव जब शुरू हुई थी उससे पहले, और ये गलती करने की वजह ही थी कि सेकेंड वेव इतनी पावरफुल, इतनी भयानक, इतनी खतरनाक हुई और इतनी जानें चली गई, और उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये कोई दूसरा वेरिएंट है। अब जाके हमें ये पता लग गया कि डेल्टा वेरिएंट है, और बाहर के ममालिक में डेल्टा वेरिएंट अपना कहर बर्पा कर रहा है। तो ऐसे माहौल में, और फिर वही बात आती है कि बच्चे जो हैं हमारे प्रोटेक्टेड होने चाहिए, और बच्चों का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और देखिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के जब हम बच्चा वर्ड यूज करते हैं तो अभी हम 8 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे, उससे कम वालों को नहीं करेंगे, और उससे पहले हम शायद 12 साल के बच्चों को करेंगे। तो अभी 12 से 18 साल के बच्चों को किया जाएगा। ट्रायल्स 8 साल के ऊपर के बच्चों की हुई हैं, और 8 साल से कम वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अभी वैक्सीन से छूते रहेंगे। तो ऐसी हालत में जब हम 12 साल से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन प्लान कर रहे हैं, और हम बच्चों का एक अम्ब्रेला वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसमें छोटे बच्चे भी आते हैं जो क्लास 1 नर्सरी, प्रेप और वो सब स्कूल जाते हैं, और जिनका वाकई में बहुत नुकसान हो रहा है, और बहुत ज्यादा उनका इसलिए नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन स्कूल में होता था जिससे वो महरूम है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको अभी वो कंप्यूटर सेवी भी नहीं है वो बच्चे ज्यादा, तो उनके पेरेंट्स को लेके बैठना पड़ रहा है, और शायद वो थोड़ा पीछे भी हो गए तालीम के सिलसिले में, जो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो ये सब बातों को जब हम ईमानदारी से पेश करना चाहते हैं, तो हम अभी यही कहेंगे कि इट विल बी ए लिटिल, थोड़ा सा जल्दी होगी, अभी हमको थोड़ा सा और देखना है, ये महीना निकल जाए और बहुत सी पेशेंट गोइयां जो आई हैं, बिल्कुल जैसे अगर जल्दबाजी में कोई फैसला ना लिया जाए, अभी मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला लिया जाए, तो थोड़े दिन देरी भी कर ली जाए तो चलेगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, मोहसिन वली साहब का भी कहना है। डॉक्टर अदनान साहब, मैं आपके पास आऊं, आप जब कोरोना पीक पर था उस वक्त जाहिर सी बात है आप सब वॉरियर्स हैं, आपके जज्बे को सलाम। उस वक्त जाहिर सी बात है आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, जो खौफ पहले था आज वो खौफ नहीं दिखाई दे रहा होगा पेशेंट से जब आप मिलते होंगे। अब खौफ ना होना भी कहीं ना कहीं थर्ड वेव को दावत देने जैसा ही है। बिल्कुल, अब लोग भी जो हैं एक्चुअली वो एक्लेमेटाइज हो गए हैं इससे, क्योंकि ये काफी देर से बीमारी है, और अब जो पहले था 1-1.5 साल पहले जबकि हमें ट्रीटमेंट के बारे में भी ज्यादा आइडिया नहीं था, हम ब्लाइंडली को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ गई है कि हमें कैसे मैनेज करना है, किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, किन पेशेंटों को हम घर में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे हमें और भी क्लियरिटी मिली है। और एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा, एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो हैं वो इस मतलब डिजीज के लिए ज्यादा मतलब वल्नरेबल है, ज्यादा मोर्टेलिटी जो है बुजुर्गों में ही ज्यादा पाई गई है। और जो अब बुजुर्गों को तो वैक्सीन हो गया, बच्चों की जो वैक्सीनेशन का जो इशू डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो हमारे पास जो एक वैक्सीन अभी जो अप्रूव्ड है बच्चों के लिए, फाइजर का जो वैक्सीन आता है वो 12 से ऊपर साल की उम्र के लिए है। तो ये जल्द से जल्द अगर ये मतलब बच्चों को लगना शुरू हो जाए तो उससे इंशाल्लाह ये हो जाएगा कि एटलीस्ट कुछ वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। और हमने ऐसे जो देखा गया कि वैक्सीन से काफी प्रोटेक्टिव मतलब पाया जाता है वैक्सीन। हालांकि बच्चों में मोर्टेलिटी एज कंपेयर टू मतलब एल्डरली या ग्रुप इट इज लिटिल बिट लोअर, जो भी स्टडीज जो छोटी मोटी स्टडीज हैं इस पर,
लेकिन हमें वैक्सीनेशन के बगैर इनको मतलब ये बच्चों को जो क्लासेस हैं या स्कूल हैं इन पे रोक लगानी चाहिए हमें, सो दैट जो एक मतलब जो एक पॉपुलेशन है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, इनसे ये आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल। और मतलब ये समझा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में जो कोरोना के केसेस हैं बढ़ रहे हैं, उससे तशवीश में मुब्तला डॉक्टर्स भी हैं, इसीलिए सलाह मशवरा अभी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। कॉन्सेंट की बात जरूर हो रही है कि वालिदैन क्या इजाजतनामा स्कूलों को देंगे या नहीं देंगे, वो ये भी एक बात है, क्योंकि तशवीश में मुब्तला है सभी पेरेंट्स। हमारे आसपास हमारे कोलीग, उनकी फैमिली है, वो भी डर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने से। कई और सवाल हम आपसे करेंगे। दोनों डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी जिंदगी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। दो डॉक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहसिन वली साहब, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन जो सवाल है हमारा वो दरअसल मौजू के मुताबिक आज के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई बार एक व्यूवर साहब ने हमें मैसेज किया और खासकर आपके लिए उन्होंने कहा कि जब मोहसिन वली साहब आए आपके शो में तो उनसे जरूर सवाल करिएगा, और हम उस वक्त देखेंगे। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो हालांकि सेहत से जुड़ा हुआ ही सवाल है। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल के ताल्लुक से मोहसिन वली साहब से सवाल करिएगा कि क्या ये सेहत के लिए खतरनाक है, क्या इसका यूज नहीं करना चाहिए? जी, क्या चीज खतरनाक है? पाम ऑयल। पाम ऑयल, देखिए ये पाम ऑयल जो है ना, ये कई तरह के ऑयल्स आते हैं। पाम ऑयल एक रॉ मटेरियल है जो कई तरह के ऑयल्स के इस्तेमाल में कई नामों से ये मार्केट होता है। इट्स लाइक ए रॉ मटेरियल। वैसे तो हर एक ऑयल जो है खाने के लिए, वो हम ये सब ऑयल्स रिकमेंड नहीं करते। हम रिकमेंड करते हैं सैफ्लावर ऑयल जो नेचुरल है, और एक सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम बहुत पहले से सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये जो नए ऑयल्स आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इनको अगर हम 100% यूज करें, 10 से 30% तक मैक्सिमम इसको हम यूज कर सकते हैं, उतना तो खतरनाक नहीं है। अगर हम 100% इसको कंज्यूम करेंगे तो ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स नहीं हैं। अभी थोड़े दिन पहले डालडा ने भी अपनी जो स्ट्रक्चर है
जी। उसको मॉडिफाई किया था। आपको याद होगा डालडा के टीन पे जो बिल्कुल। एक ड्राइंग बनी होती थी वो बिल्कुल। पाम ऑयल की होती थी। जी। तो डालडा भी नया जामा पहन के बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। तो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं और कुछ लोग हार्ट की उस पे शक्ल बना देते हैं। जो भी तेल हाई टेम्परेचर पे कॉम्प्रेस किया जाएगा वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सब जो कॉमर्शियल हार्ट हेल्दी ऑयल करके मार्केट होते हैं उनमें ज्यादातर अच्छे नहीं होते। तो इसलिए जो नेचुरल तेल है, देखिए कोकोनट ऑयल साउथ में खाया जाता है, लोग बहुत डरते हैं कोकोनट ऑयल से, लेकिन बहुत अच्छा है सेहत के लिए। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जब आपने सवाल उठाया है कि बच्चा जो है नवमौलूद बच्चा, उसके अंदर सिर्फ कोकोनट ऑयल का जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने की पावर होती है। इसी तरह से मैंने कोकोनट ऑयल के बाद सरसों के तेल का जिक्र किया। तिल ऑयल है, तिल ऑयल बहुत अच्छी ये ऑयल्स हैं। और 1/3 देसी घी खा सकते हैं। जो हमारे अच्छे हार्ट के डॉक्टर्स हैं वो लोगों को ये बताते हैं कि 1/3 रिफाइंड ऑयल, 1/3 जो है ये नॉर्मल ऑयल्स जैसे करवा तेल है और 1/3 देसी घी। इसका कॉम्बिनेशन हार्ट हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है। और कम से कम चिकनाई खानी चाहिए, लेकिन चिकनाई जरूरी है 20 से 25 ग्राम बदन के लिए। इसलिए बिल्कुल जो लोग फैट फ्री डाइट खाते हैं उनको विटामिन जो चिकनाई में पाए जाते हैं, चिकनाई में घुलने वाले होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल तो फैट को बिल्कुल, और अवॉइड जब नहीं करना है डेफिशिएंसी खाना। होती है जाहिर सी बात है तो आप बीमार होने लगते हैं, फिर उसके बाद जी। आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन का भरपूर इस्तेमाल करिए न्यूट्रिएंट्स का, ताकि आप सेहतमंद रहें। डॉक्टर रफीक साहब आपके पास मैं आऊं इससे पहले एक कॉलर हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि उन साहब को जवाब जरूर मोहसिन वली साहब का मिल गया होगा जिन्होंने हमें इस सवाल को पूछने पर मजबूर किया था। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं धनकुंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम शायद अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आंध्र प्रदेश से। आंध्रा से बात कर रहे हैं। सलाम, कैसे हैं आप? प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। जी, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे को अस्थमा है। मेरी उम्र तो 80 पर 2 साल है। अच्छा, 82 साल के आप हैं और आपको अस्थमा है? जी, अस्थमा है। सो के आराम करके उठने में ज्यादा हाथ नहीं आ रही हो। मैं तो एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, एलोपैथिक दवाइयां भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फायदा नहीं है? जी, फायदा ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से कि क्या आप अपनी दवाइयां बदलें या फिर तकलीफ आपको ज्यादा हो रही है? जो मैं ले रहा हूँ आप डॉक्टर साहब से सुनाने के लिए मैं बोलता पहले। जी जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, आपको वो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? जी जी, मैं एलोपैथी के जो ले रहा हूँ वो बयान करूँगा। जी, बयान कर सकते हैं आप। जी, बेरोक्लिन 300। अच्छा, दवाओं के नाम आप बोल रहे हैं ना, तो दवाओं के नाम मत बोलिए, ठीक है? आपको उन दवाओं से फायदा नहीं है। मोहसिन वली साहब इसका आंसर देंगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए अब्दुल रज़ाक साहब को। देखिए, इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदा दवाओं का जब होता है जब हम अपने को स्ट्रेस फ्री करते हैं। दवाएं तो सिर्फ सांस की नली को चौड़ा करती हैं, तो दवाओं के साथ साथ स्ट्रेस फ्री अपने को करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इन्फेक्शन भी इसमें एक रोल प्ले करता है। उसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं। एंटीबायोटिक अगर वो ऐड करना चाहेंगे वो जरूर करेंगे। और आजकल बहुत अच्छे नेबुलाइजर्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं और इनहेलर्स हैं। बहुत मॉडर्न इनहेलर्स भी हैं जो 24 घंटे में एक बार लेने पड़ते हैं। अगर आपको कोई और बीमारी साथ में नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कभी कभी सांस जो है हार्ट की वजह से फूलता है और आप चेस्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेस्ट की दवा देते हैं, हार्ट का चेकिंग नहीं हो पाता है उनके पास, तो आप हार्ट के डॉक्टर को भी दिखाइए। और मुझे इनकी बातों से लगा ये बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ पर्सन है। एंग्जाइटी लेवल अपना कम करिए। अगर आपको कोई डिप्रेशन है तो उसकी दवाई साइकियाट्रिस्ट से जरूर ले लीजिए। आपका ये अस्थमा का जो प्रॉब्लम है ये साथ रहने वाला है। इससे समझा जा सकता है कि हर बीमारी की जो इजाद है ना वो आपके टेंशन से ही, आपके डिप्रेशन से ही, आपकी सोचो फिक्र से ही होती है। इसलिए ज्यादा सोचे ना, खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरों से शेयर करें और दूसरे से जब शेयर करेंगे तो दिल भी हल्का होगा और जब दिल हल्का होगा तो आप भी खुश रहेंगे, सभी खुश रहेंगे। डॉक्टर रफीक साहब, आप इससे इत्तेफाक करते होंगे?
Very मैम nice. मैं यहाँ पे ना जो पाम ऑयल के बारे में कोई किसी ने आपसे क्वेरी मांगी थी उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। मैम ये जो पाम ऑयल होता है इसमें एक्चुअली जो है ना सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो ऑयल जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसको हम पूफा बोलते हैं जी। वो बेटर माने जाते हैं हार्ट के लिए भी और बेसिकली हमारे लीवर के लिए भी बहुत बढ़िया माने जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें पूफा ज्यादा होता है कंटेंट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जो कि पाम ऑयल में नहीं होता। पाम ऑयल में ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो कोकोनट ऑयल और जो एक आता है अपना ऑलिव ऑयल जो होता है जिसमें कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है जो कोल्ड प्रेस्ड हो, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब ऑयल्स में सबसे बढ़िया जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस्ड फॉलोड बाय जो डॉक्टर साहब ने बताया हमें कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत मुफीद है, जिनमें पूफा का कंटेंट काफी हाई होता है। ठीक है। हाँ जी मैम। ठीक, मोहसिन वली साहब लास्ट कमेंट बहुत जल्दी से चाहेंगे आपसे, आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी एक बड़ी वजह और अहम वजह क्या है? मोहसिन साहब आपको आवाज मेरी मिल रही? जी, केसेस जी देखिए वो तो हम लोग इतने दिन से बात कर रहे हैं कि मास्क न लगाएंगे और हाँ। सो इसका जो बिहेवियर है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, और कुछ जगह जहां जो केरला की लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं पिछले 15 दिन से, केरला हर जगह हो रहा है। और वाकई में एक से जब हम टेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से वहां पे, तो पता चल रहा है कि वहां पे रेट जो है केसेस की बढ़ रही है, लेकिन वो इस बात की दलील नहीं है कि वहां जो इन्फेक्शन बढ़ा है, केस का डिटेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ है और वो केसेस को वो आइसोलेट करके कंट्रोल कर रहे हैं। केरला है जी बिल्कुल। और ये लेकिन जाते जाते आप सभी से दरखास्त यही है कि कोरोना गया नहीं है, जैसा कि WHO ने कहा है, और मास्क भी वली साहब दिखा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आप दोनों से करने हैं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। आप लोगों से का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगी। देखते रहिए, चलती रहेगी जिंदगी। न्यूज़ 18 उर्दू को फॉलो करते रहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।